नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए, किसानों पर पथराव करने वाले स्थानीय लोग नहीं, बीजेपी के कार्यकर्ता। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आना तेज, इंटरनेट पर पाबंदी लगी। सर्वदलीय बैठक में मोदी ने अलापा पुराना राग, कहा बातचीत के रास्ते खुले हैं। अन्ना ने फिर करवाई फजीहत, अनशन करने की घोषणा करके पीछे हटे। गरीबी में आटा गीला, राशन के अनाज की कीमतें बढ़ाएगी सरकार। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे अहम खबर। सिंघू बॉर्डर पर बैठे आंदोलनकारी किसानों पर पथराव करने वाले स्थानीय लोग नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। ऑल्ट न्यूज ने कई जगहों से जानकारियां इकट्ठी करने के बाद ये बताया है कि हिंसा करने वाले लोग बीजेपी के ही कार्यकर्ता थे। ऑल्ट न्यूज ने सिंघू बॉर्डर पर किसानों का विरोध करने पहुंचे एक व्यक्ति की तस्वीर का विश्लेषण किया है। इस व्यक्ति ने हरी सफेद धारीदार कमीज पहनी है और हाथ में तिरंगा लिया हुआ है। इसकी पहचान कई सोशल मीडिया साइट पर अमन डबास के रूप में की गई है। अमन कुमार ने फेसबुक पेज पर खुद को सामाजिक कार्यकर्ता बताया है। अमन कुमार का विवाह स्थानीय बीजेपी नेता और वार्ड नंबर 31 की नगर पार्षद अंजू कुमार उर्फ अंजू देवी से हुआ है। अमन कुमार को बीजेपी उत्तर पश्चिम की बैठकों में भी देखा गया है। वे और अंजू देवी 2017 में बीजेपी में शामिल होने के पहले खुद को आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता बताते थे। इसके अलावा बीजेपी के एक दूसरे कार्यकर्ता कृष्ण डबास ने सिंघू सीमा पर हुई हिंसा से जुड़ी पोस्ट अपने फेसबुक पर डाली है। ऑल्ट न्यूज ने उस पोस्ट का स्क्रीनशॉट साझा किया है। बाद में कृष्ण डबास ने वो पोस्ट हटा दी, लेकिन इसके पहले उसने उस पोस्ट के साथ बीजेपी नेता संदीप शेहरावत और रविंद्र कुमार को टैग किया था। कृष्ण डबास ने फेसबुक पर एक वीडियो भी अपलोड किया है जिसमें वो खुद को प्रदर्शन करता हुआ स्थानीय निवासी बताता है। वो इस वीडियो में ये कहते हुए दिखता है कि किसानों को वहां से हटाया जाना चाहिए। वो नारा भी लगाता है, हमारी बॉर्डर खाली करो। अमन कुमार और कृष्ण कुमार दोनों को ही बॉर्डर खाली करो के नारे लगाते हुए इस वीडियो में दिखाया गया है। पिछले साल कृष्ण कुमार ने बीजेपी पश्चिम दिल्ली पूथ खुर्द से अमन की पत्नी अंजू का एक पोस्ट भी अपलोड किया था। ऑल्ट न्यूज ने अमन की एक तस्वीर भी लगाई है जिसमें वो भारतीय जनता पार्टी का बैनर पकड़े हुआ है। तो कल ही ये संदेह हो गया था कि इस तरह से स्थानीय लोग संगठित होकर किसानों पर हमला करने नहीं पहुंच सकते हैं। इनके पीछे जरूर कोई संगठन है, और वो संगठन कौन हो सकता है? जाहिर है बीजेपी या बीजेपी से जुड़े लोग ही हो सकते हैं, और उन्हीं को पुलिस खुली छूट दे सकती है कि जिस इलाके में और किसी को घुसने की परमिशन नहीं है, इजाजत नहीं है, वहां भी ये लोग घुसते चले गए और वहां पर उन्होंने पथराव किए, तोड़फोड़ किए, कैंपों में घुस गए, मारपीट की, गाली गलौज की। तो आखिरकार इस तरह से संगठित होकर कौन उनको ले गया था, कौन नारे लगा रहा था, कौन भड़का रहा था, कौन पत्थरबाजी कर रहा था, और कि किसने इनको इजाजत दी थी वहां तक पहुंचने की? जाहिर है कि पुलिस को ये इंस्ट्रक्शन मिले होंगे कि ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, इनको वहां तक जाने दिया जाए, इनको उपद्रव करने दिया जाए, और इसीलिए पुलिस ने कोई हस्तक्षेप, रोक टोक नहीं की और बल्कि उनका साथ ही देती रही। तो बहुत खसा कल ही जो रिपोर्टाज विभिन्न टीवी चैनलों पर रिपोर्टर कर रहे थे, वो खुलकर बता रहे थे कि कैसे वहां तमाम तरह के इंतजाम किए गए थे, कैसे वो लोग आए थे, कैसे उन्हें खुली छूट दी गई थी। तो कल ही की रिपोर्टों से पर्दाफाश हो गया था, लेकिन ऑल्ट न्यूज ने बाकी जो बचे खुचे संदेह थे उनको भी दूर कर दिया है और स्पष्ट कर दिया है कि ये ठीक उसी पैटर्न पर, जैसे कि जेएनयू पर हमला किया था एबीवीपी के गुंडों ने, जिस तरह से जामिया पर हमला किया था पुलिस ने, जिस तरह से दिल्ली दंगों में
बीजेपी के और संघ परिवार के लोगों ने हमले में हिस्सा लिया था और पुलिस ने सहयोग किया था, ठीक उसी पैटर्न पर यहाँ भी ये चीज़ दोहराई गई थी और मकसद साफ था कि इस तरह का माहौल बना दो कि किसान आंदोलन को बदनाम किया जा सके, उन पर हिंसा के आरोप लगाए जा सकें। जिस तरह से 26 जनवरी को दीप सिद्धू और उनके साथी लोगों ने मिलकर लाल किले पर हंगामा किया और उसका इल्जाम, उसका दोष किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे लोगों पर मढ़ दिया गया, उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर दी गई। तो ये बहुत सोचा समझा प्लान है संघ परिवार का, बीजेपी का, केंद्र सरकार का, दिल्ली पुलिस का। इसमें किसी को कोई शक इस रिपोर्ट के आने के बाद नहीं रह जाना चाहिए। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। गाजीपुर में 28 जनवरी की रात से जुट रहे किसानों का सिलसिला जारी है। किसान हजारों की संख्या में जुट रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा दिल्ली से भी लोग जुट रहे हैं। इसके अलावा पंजाब में भी गांव में अपील की जा रही है कि वो हर घर से कम एक व्यक्ति को दिल्ली की सीमा पर बैठे किसानों के साथ देने के लिए भेजें। एनडीटीवी के अनुसार पंजाब के मानसा जिले में गांव में दिल्ली में चल रहे संघर्ष के लिए लामबंदी की जा रही है। किसान आंदोलन को लेकर गांवों में प्रस्ताव पारित किए जा रहे हैं। हर घर से कम एक व्यक्ति के दिल्ली जाने की अपील की जा रही है। जानकारी के मुताबिक हर रोज दिल्ली के लिए किसानों का जत्था जाएगा। उधर गाजीपुर, सिंघू और टिकरी बॉर्डर के आसपास के इलाकों में 31 जनवरी यानी कल तक के लिए सभी टेलीकॉम सर्विसेज रोक लगा दी गई है उन पर, यानी कल तक इन इलाकों में फोन, इंटरनेट की सेवा नहीं मिल सकेगी। प्रशासन का कहना है कि उसने ये फैसला किसानों के प्रदर्शन से उपजी स्थिति को सामान्य बनाए रखने के लिए किया है। लेकिन आप मकसद समझ सकते हैं कि किसानों का इंटरेक्शन न हो, किसानों की खबरें सोशल मीडिया पर न जाए, मीडिया पर न जाए। ये घबराहट सरकार को है, प्रशासन को है, दिल्ली पुलिस को है, क्योंकि जिस तरह की हरकतें हो रही हैं उससे उनकी बदनामी हो रही है कल वाली घटना के बाद खास तौर पर। और उधर जिस तरह से राकेश टिकैत के रोने के बाद एक जो हुजूम उमड़ा है और एक जो सहानुभूति उनके प्रति पैदा हुई है पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और जो ये तमाम खबरें सोशल मीडिया के जरिए फैली हैं, तो अब सोशल मीडिया को सेंसर कर रही है सरकार, उस पर रोक लगा रही है, अंकुश लगा रही है, क्योंकि वो घबराई हुई है कि गोदी मीडिया, या उसको हमें केंचुआ मीडिया कहूँगा, कि केंचुआ मीडिया तो अब उनके सामने नतमस्तक हो चुका है, लेकिन ये सोशल मीडिया काबू में नहीं आ रहा है और तमाम पत्रकार सोशल मीडिया के जरिए इन जगहों के सच को दिखा रहे हैं। तो कैसे उसको नियंत्रित किया जाए और कैसे इसका इफेक्ट जो दूसरे किसानों पर पड़ रहा है, दूसरे इलाकों को, उसको भी कैसे नियंत्रित किया जाए। तो ये मीडिया को कंट्रोल करने की कवायद है, न कि कानून व्यवस्था को नियंत्रण में लाने की कोई कोशिश है। दूसरी बात यह है कि न केवल पंजाब में ये अपील की जा रही कि हर गांव से एक व्यक्ति जाए, इसमें हिस्से एक घर से जाए, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी अब ऐसा माहौल बन गया है 28 और 29 तारीख की घटना के बाद से कि वहाँ भी घर घर से अब लोग इकट्ठे होकर आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ भी अब ये मैसेज पहुँच गया है कि सरकार दमनकारी रवैया अख्तियार कर रही है किसानों पर और हमको एकजुट होना पड़ेगा। तो जो महापंचायत हुई थी मुजफ्फरनगर में, उसके बाद से ये पूरा माहौल बन गया है और कहना चाहिए कि इस पूरे इलाके में एक किसानों की लामबंदी बड़े पैमाने पर शुरू हो गई है। अगली खबर का रुख करते हैं। संसद में बजट सत्र को लेकर हुई सर्वदलीय बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने किसान समस्या के समाधान के लिए कोई नया प्रस्ताव नहीं रखा और पुराने प्रस्ताव को ही दोहरा दिया है। उन्होंने कहा कि किसान और सरकार के बीच बातचीत का रास्ता हमेशा खुला हुआ है। मोदी ने सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से कहा कि उनकी सरकार प्रदर्शनकारी किसानों की ओर से उठाए गए मुद्दों का बातचीत के जरिए समाधान निकालने का निरंतर प्रयास कर रही है। मोदी ने यह भी कहा कि 3 कृषि कानूनों को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री ने जो प्रस्ताव दिया था, केंद्र सरकार आज भी उस पर कायम है।
सूत्रों ने इस बैठक में प्रधानमंत्री के संबोधन का हवाला देते हुए बताया कि मोदी ने नेताओं से कहा कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर प्रदर्शनकारी किसानों से सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर हैं और तोमर ने इस महीने की शुरुआत में किसान नेताओं से बातचीत के दौरान भी उन्हें अवगत करा दिया था। सरकार ने यह सर्वदलीय बैठक बजट सत्र के दौरान संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और विधायी कार्यों के संदर्भ में चर्चा के मकसद से बुलाई थी। असल में सरकार घबराई हुई है क्योंकि किसान आंदोलन जिस तरह से जोर पकड़ चुका है और जिस तरह से विपक्षी दल एकजुट हो गए हैं उसके साथ, उससे उसको लग रहा है कि जो कुछ वो इस सत्र के दौरान अपने मनमाने ढंग से करना चाहती है वो नहीं कर पाएगी, क्योंकि अगर लगातार व्यवधान हुए तो बहुत सारे वो जो कानून और नए बनाने की मंशा पहले बैठे होगी वो नहीं हो पाएगी। तो वो एक तो विपक्षी दलों को विश्वास में लेने की कोशिश हो रही है, लेकिन विपक्षी दल जानते हैं कि दिक्कत कहाँ पर है और सरकार किस तरह से अड़ियल रुख अपनाई हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने पुरानी चीजें ही दोहरा दी, कोई प्रस्ताव नहीं रखा, कोई रास्ता और नहीं सुझाया जिसके जरिए इस समस्या का समाधान हो सके। वो वही बातें दोहराते रहे कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, जबकि 11 दौर की बातचीत हो चुकी है और वो कहीं सिरे नहीं लग रही है। कमेटी के प्रस्ताव एक तरह से खारिज हो चुका है, बेमतलब हो चुका है, बेमानी हो चुका है और ऐसे में ज़रूरी है कि कोई नई पहल करते। प्रधानमंत्री खुद जब बोल रहे थे तो उनके पास कुछ नई चीज़ होनी चाहिए। अगर वो वही कृषि मंत्री की बातें दोहराते रहते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं था। बेहतर तो ये होता कि प्रधानमंत्री इस सर्वदलीय बैठक में ही ऐलान कर देते कि ये काले कानून वो अभी विड्रॉ कर रहे हैं और किसानों के साथ चर्चा करके तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बातचीत करके फिर नए ढंग से नए कानून बनाए जाएंगे और उसमें सबकी बातों का ख्याल रखा जाएगा। लेकिन 2 दिन पहले ही राष्ट्रपति के मुख से बुलवा चुके हैं कि ये कानून सही हैं और इनको ये किसानों के हित में है। इसका मतलब है कि सरकार अपना रवैया बदलने नहीं जा रही है। प्रधानमंत्री ने आज के अपने वक्तव्य से भी ये जाहिर कर दिया है। इसलिए फिलहाल किसानों को सरकार से, प्रधानमंत्री से कोई उम्मीद नहीं रखना चाहिए। अगली खबर लेते हैं। 30 जनवरी यानी आज से कृषि कानूनों को लेकर सरकार के खिलाफ अनिश्चित काल के लिए आंदोलन करने की घोषणा करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने अचानक पलटी मार ली है और अनशन करना रद्द कर दिया है। अन्ना केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ 30 जनवरी से महाराष्ट्र में अपने गांव रालेगांव सिद्धि में अनिश्चितकालीन अनशन शुरू करने वाले थे। अन्ना ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में अनशन टालने का ऐलान करते हुए कहा कि केंद्र सरकार उनकी कुछ मांगों पर सहमत हो गई है, जिसकी वजह से उन्होंने अनशन करने का निर्णय टाल दिया है। वहीं अनशन टालने के बाद शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में लिखा है, मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते अन्ना 2 बार दिल्ली गए और उन्होंने जोरदार आंदोलन किया। इस आंदोलन की मशाल में तेल डालने का काम बीजेपी कर रही थी, लेकिन पिछले 7 वर्षों में मोदी शासन में नोटबंदी से लॉकडाउन तक कई निर्णयों से जनता बेजार हुई, लेकिन अन्ना ने करवट नहीं बदली। मतलब आंदोलन सिर्फ कांग्रेस के शासन में करना है क्या? बाकी अब रामराज अवतरित हो गया है क्या? संपादकीय में आगे लिखा गया है कि अन्ना द्वारा अनशन का अस्त्र बाहर निकालना और बाद में उसे म्यान में डाल देना ऐसा पहले भी बहुत बार हो चुका है, इसलिए अभी भी हुआ है तो ये अनपेक्षित जैसा कुछ नहीं था। भाजपा नेताओं द्वारा दिए गए आश्वासन के कारण अन्ना संतुष्ट हो गए होंगे और ये उनकी समस्या है। तो अन्ना हजारे की अपनी कोई विश्वसनीयता, कोई साख पहले भी नहीं रह गई थी। जिस तरह से भ्रष्टाचार विरोधी जो लोकपाल आंदोलन था उसके बाद उन्होंने पलटी खाई थी और वो तमाम रामदेव, वीके सिंह, किरण बेदी टाइप के नेताओं के साथ घूमने लगे थे, उसी समय समझ में आ गया था कि उनका रुझान बीजेपी और संघ परिवार के प्रति है और वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे इन संघ परिवार को किसी तरह से दिक्कत पेश आए। तो आप देखिए 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बन गई, तब से देश में सब खुशहाली आ गई है, भ्रष्टाचार खत्म हो गया है और अन्ना हजारे चुपचाप आनंद से संतुष्ट होकर रालेगांव सिद्धि में योग साधना कर रहे हैं। तो ये अन्ना हजारे का चरित्र अब बहुत ही एक्सपोज हो चुका है, उसका पर्दाफाश हो चुका है और ये जो उन्होंने कोशिश की थी सुर्खियां बटोरने की कि मैं भी किसान
कि किसानों के साथ हूँ और 3 काले कानूनों के विरोध में अनशन करूंगा, ये भी फ्रॉड खुलकर सामने आ गया है। एक झूठा और पाखंडी व्यक्तित्व है अन्ना हजारे का, एक बार फिर से साबित हुआ है। और शिवसेना ने अपने संपादकीय में जो तंज किए हैं वो बिल्कुल टू द पॉइंट है। वो ठीक कह रहे हैं कि क्या अब राम राज्य आ गया है जो अन्ना हजारे चुप हो गए, और फिर देवेंद्र फडणवीस जैसे औसत दर्जे के नेता के साथ बातचीत करके वो संतुष्ट हो गए। उन्हें लग रहा है कि उनकी मांगे मान ली गई। कौन सी मांगे मान ली गई? क्या वो किसानों की मांगे हैं जिसके लिए वो आंदोलन कर रहे हैं? अगर मांगे मान ली गई होती तो किसान तो अपना डेरा डंगर उठा के वापस चले जाते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो साफ है कि ये संघ परिवार की नूरा कुश्ती है जिसमें अन्ना हजारे भी उनके सहयोगी हैं, सहभागी हैं, और एक इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की गई कि अन्ना हजारे तो को भी शांत कर दिया गया है। अन्ना हजारे भी खुश हैं जो सरकार कह रही है, कमेटी बना दी गई है, एमएसपी बढ़ा दी गई है, वगैरह वगैरह। तो एक भ्रम पैदा करने की कोशिश है जो अन्ना हजारे जिसमें शामिल हुए हैं, और अन्ना हजारे का चरित्र अब और भी ज़्यादा खुलकर हमारे सामने है। आज की अंतिम खबर लेते हैं। संसद में प्रस्तुत किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में खाद्य सब्सिडी के खर्च को बहुत अधिक बताते हुए कहा गया है कि गरीबों को दिए जाने वाले सस्ते अनाज की कीमतों में बढ़ोतरी की जानी चाहिए। इस सुझाव से आशंका पैदा हो गई है कि सरकार राशन के अनाज की कीमतें बढ़ाने जा रही है। बता दें कि सरकार ने कमजोर वर्गों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कम कीमतों पर अनाज देती है। ये कानून साल 2013 में लागू किया गया था। उसके बाद से गेहूं और चावल की कीमतों में बदलाव नहीं किया गया है, जबकि हर साल इसकी आर्थिक लागत में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन सर्वेक्षण में अब इन कीमतों को बढ़ाने की सिफारिश की गई है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि कीमतों में बढ़ोतरी करना कोरोना महामारी के बीच जूझ रहे गरीबों की जेब में आर्थिक तंगी के दौरान डाका डालने जैसा होगा। देश के करीब 80 करोड़ गरीबों को राशन की दुकानों से सस्ती कीमतों में गेहूं और चावल या अनाज मिलता है। राशन की दुकानों से 3 रुपए प्रति किलो चावल, 2 रुपए प्रति किलो गेहूं और 1 रुपए प्रति किलो की दर से मोटा अनाज दिया जाता है। तो आप सोचिए कि 80 करोड़ लोगों का जीवन यापन सिर्फ राशन के कारण हो रहा है। वो केवल जी पा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो इससे हेल्दी फूड मिल रहा है उनको, केवल वो एक तरह से जिंदगी को अपनी जिंदा रह पा रहे हैं। ये एक बुनियादी शर्त है खाद्य सुरक्षा की, जो कानून हमारे देश ने बनाया है कि हमारे यहाँ कोई भूखा न सोए, कोई भूखा न मरे, उसको एक न्यूनतम अनाज सस्ती दरों पर मिल जाए। और यही इस पूरी योजना का, लेकिन अब इस पर भी सरकार डाका डालने जा रही है। इस सरकार की नीयत पर अब किसी तरह के कोई संदेह नहीं है कि ये हर चीज में, चाहे वो गरीबों को कितना ही हिट करे, उस पर भी ये इसका दिल पसीजता नहीं है। और उसने अब इस सबसे कमजोर कड़ी पर भी हमला करने का मन बना लिया है, क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण दरअसल इशारा करता है कि सरकार की अब दिशा दशा क्या होने जा रही है, वो कौन सी योजनाओं पर अमल करने जा रही। तो एक आधार बनाया जाता है आर्थिक सर्वेक्षण में, और उसके बाद फिर उस पे हिसाब से योजनाएं बनाई जाती हैं। तो अब ऐसा लग रहा है कि ये बजट जो प्रस्तुत होगा 1 फरवरी को, उसमें इस तरह की कोई घोषणा हो सकती है, या हो सकता है, क्योंकि ये बड़ी चतुर सरकार है, मुख्य बजट में नहीं करती, धीरे से बाद में कर देती है। तो ये कई बजट अब साल में आने लगे हैं। एक बजट में सारी चीजें नहीं होती हैं, क्योंकि सबका ध्यान चला जाता है। तो बीच बीच में छोटे छोटे तरीकों से ये कब करती रहती है। तो हो सकता है इस बजट में ना हो, लेकिन कीमतें बढ़ाने का इरादा सरकार ने कर लिया है, इससे जाहिर होता है। और ये महामारी के दौर में, बेरोजगारी के दौर में, जबकि अपने पीक पर है, ये सबसे बड़ा अत्याचार होगा गरीबों पर। तो दोस्तों, ये था आज का सुनिए सच, आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का कार्यक्रम। उम्मीद है कि आपको आज का अंक पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। और जो दो गुजारिशें मैंने की हैं, एक तो इसका ऐप डाउनलोड करने का सत्य हिंदी का, और दूसरा इसकी सदस्यता लेने का, उस दिशा में आप तुरंत कदम उठाएंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सोमवार की शाम को फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।